मालती जी के बेटे बहू अपनी माँ को बुढ़ापे में ख्याल रखना तो दूर एक एक रोटी को तरसा रहे थे। बात बात पर उन्हें ताना मारा करते थे। यह बात उनके पति से बर्दाश्त नहीं हुई और वह यह कहकर घर से चले गए कि मैं दूसरा इंतजाम करने जा रहा हूँ, कुछ ही दिनों में आ जाऊँगा। लेकिन उनके निर्दयी बेटे बहू ने उनके आने का इंतजार भी नहीं किया और बूढ़ी माँ को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन वह कहाँ जाती, इसलिए घर के बाहर ही बैठी रहीं। ए बुढ़िया, तू अभी तक गई नहीं, यहीं पर पड़ी है, रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, कहते हुए राधिका अपनी सास मालती जी को धक्का देकर दरवाजे से बाहर निकाल देती हैं। मालती जी बहू के सामने हाथ जोड़ते हुए रोती रहीं। बहू, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे घर से मत निकालो। लेकिन राधिका ने उसकी एक न सुनी और उसके हाथ में लकड़ी देते हुए बोली, बुढ़िया, बुढ़ापे में तुम जैसे लोगों का यह लकड़ी ही सहारा होती है, पकड़ इसे और भाग जा यहाँ से। कहते हुए राधिका ने दरवाजे को बंद कर लिया। मालती जी बहुत देर तक गिड़गिड़ाती रहीं, लेकिन उनके बेटे बहू ने उनकी एक न सुनी और चादर तार कर सो गए। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद जब बेटे बहू ने दरवाज़ा नहीं खोला तो मालती जी अपने छोटे बेटे मनीष का दरवाज़ा खटखटाने लगी। मनीष बेटा, तुम ही दरवाज़ा खोल दो, बस आज रात के लिए मुझे अपने घर में एक कोने में पड़े रहने दो। वह लगातार दरवाज़ा पीटती जा रही थी, पर उन्होंने एक बार भी माँ के दर्द को महसूस नहीं किया। मालती जी बेचारी रोती बिलखती वहीं दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठी रहीं। ठंड के मारे उनका पूरा बदन कांप रहा था। पूरी रात ठिठुरते हुए जैसे तैसे निकाल दी। सुबह 7 बजे बेटे बहू का दरवाज़ा खुला तो मालती जी बोली, मुझे पता था बेटा, तू अपनी माँ को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। तो मनीष बोला, माँ बड़ी ढीठ हो, आप अभी तक यहीं पड़ी हो, अरे मर क्यों नहीं जाती, हमारा भी पीछा छूटेगा। चलो दिशा, ऑफिस के लिए देर हो रही है। बेटे की बातें सुनकर मालती जी की आंखें छलक पड़ी। बेटा भी माँ को ठोकर मारकर बीबी के साथ चला गया। बेचारी मालती जी लाठी का सहारा लेकर बस अड्डे के पास भीख मांगने बैठ गई तो वहाँ आते जाते लोग उन्हें कुछ न कुछ खाने को दे देते। पर इतने दिनों से मालती जी का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। वह दर्द से कराहती रही। आज उन्हें अपने पति की बहुत याद आ रही थी। उन्हें याद करते हुए मालती जी अपनी पुरानी यादों में खो गईं। मालती जी, आज तो हम भी कहीं बाहर होटल में खाना खाने चलेंगे। 75 साल राम नरेश जी ने अपनी पत्नी मालती जी से कहा तो मालती जी बोली, अरे बुढ़े हो गए हैं, अब क्या होटल में खाना खाते हुए अच्छे लगेंगे, काहे को पैसा खराब करना, हमें नहीं जाना कोई होटल सोटल में। देख नहीं रहे हो कैसे हाथ कपकपा रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे कि कब्र में जाने वाले हैं, लेकिन होटल में बैठकर खाना खा रहे हैं। माफ़ कीजिएगा जी, अब तो होटल में खाना खाने आपके साथ अगले जन्म में ही जा पाऊंगी। कहते हुए मालती जी अंदर जाने लगी तो राम नरेश जी बोले, अरे सुनो मालती, मैंने सब इंतजाम कर दिया है, रिक्शे वाले से बात कर ली है, वह शाम को 5 बजे आ जाएगा और हमें घर से ले जाएगा और छोड़ भी जाएगा। तेरे कितने अरमान हुआ करते थे, पर उस समय तो बच्चों की जिम्मेदारी थी, ऊपर से माँ जी का डर था कि घर की बहुएं बाहर होटल में खाना खाने नहीं जाएंगी। माँ के डर की वजह से मैं तुझे कहीं बाहर घुमा नहीं पाया। शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी तुम, पर मुझसे शादी करके कैसे पागल सी बन गई हो। भाभी भाइयों के बीच रही, फिर
कभी एक गिलास पानी उठाकर भी नहीं पिया तूने, और मेरे घर आकर बिना कोई शिकायत के चूल्हा चौका संभाला। बच्चों की जिम्मेदारी को खुश होकर करती गई, पर इसी बीच पता नहीं चला मालती कब अपना बुढ़ापा आ गया। बालों पर सफ़ेदी छा गई, हाथों में लाठी और आँखों पर चश्मा आ गया। बच्चे अपने अपने परिवार को लेकर रोजी रोटी में व्यस्त हो गए। उनकी भी गलती नहीं, उन्हें भी परिवार पालना है। पर मालती, मरने से पहले एक बार हम होटल में खाना जरूर खाएंगे। राम नरेश जी की बात सुनकर मालती जी ने चिढ़ते हुए कहा, शुभ शुभ बोलिए जी, आगे से अगर आपने मरने की बात की तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। हर वक्त बस मरने की बातें करते रहते हो। मालती जी को चिढ़ते देख राम नरेश जी बोले, अरे तो मालती, तुम मेरा कहना क्यों नहीं मानती हो? मैं कब से तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। अच्छा ठीक है जी, चलूँगी होटल में खाना खाने, पर आज के बाद मरने की बात कभी मत कहना। हाँ ठीक है भाग्यवान, कभी नहीं कहूँगा, पर अभी तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं ऑटो वाले को फ़ोन कर देता हूँ। तो मालती जी जल्दी से तैयार होकर मालती जी के साथ होटल में खाना खाने चली गईं, जिसे देखकर आसपास के लोग भी बहुत खुश हो गए कि इस उम्र में भी दोनों पति पत्नी में कितना प्यार है। अगले दिन सुबह मालती जी अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी उनकी छोटी बहू दिशा आई और मालती जी के हाथ से झाड़ू लेते हुए बोली, अरे मम्मी जी, इस उम्र में दो दो बहुओं के रहते हुए आप काम कर रही हैं, यह शोभा नहीं देता। आप तो बस आराम कीजिए और बैठिए। बहुत दिनों तक बच्चों के लिए थक चुकी हैं, अब तो बस बैठे बैठे हमें आप ऑर्डर दिया करो। कुछ दिन में पिताजी भी रिटायर हो जाएंगे, फिर तो आराम ही आराम होगा। छोटी बहू की बातें सुनकर मालती जी की बड़ी बहू मंजू भी आ गई और बोली, सही कहा दिशा तुमने, मम्मी को तो अब आराम ही आराम करना चाहिए। वैसे भी पिताजी रिटायर होकर आएंगे और इतने पैसे लाएंगे तो मम्मी जी को हमारी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। देखना मम्मी जी, कहीं अपनी इन बहुओं को भूल मत जाना। दोनों बहू की बातें सुनकर मालती जी बोली, अरे नहीं बहू, तुम यह कैसी बातें कर रही हो? हमारा जो कुछ भी है वह तुम्हारा ही तो है, और जिसकी इतनी संस्कारी बहू हो उस सास को भला आडंबर का क्या काम? तुम लोग गांव आते हो तो घर में रौनक बढ़ जाती है। बस इसी तरह हमसे मिलते रहना। मालती जी और राम नरेश जी के बेटे बहू और पोते पोती भरा पूरा परिवार था, पर सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। कभी माता पिता की कोई चिंता नहीं थी, पर न जाने क्यों 6 महीने से उनके बेटे बहुओं को अपने माता पिता की बहुत चिंता होने लगी थी। सच कहते हैं लोग, पैसा अच्छे अच्छों को बदल देता है। माँ तो फिर भी ममता में आकर सब कुछ भूल जाती, पर राम नरेश जी हमेशा मालती जी को सचेत करते हैं कि मालती, जब कोई ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बोलने लगे तो समझो कुछ गड़बड़ ज़रूर है। लेकिन मालती जी उनकी बातों को हंसी में उड़ा देती। एक रोज़ उनकी छोटी बहू दिशा बोली, बाबूजी, अगर हम मम्मी जी को कुछ दिन के लिए अपने पास ले जाएं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो राम नरेश जी बोले, बहू, क्यों इस बुढ़ापे में बुढ़े से अलग कर रही हो? मालती जी चली जाएंगी तो मुझे खाना कौन बना कर देगा? मुझे रिटायरमेंट हो जाने दो, फिर हम दोनों तुम लोगों के साथ जाकर रहेंगे, फिर कर लेना जी भर के हमारी सेवा। बहू की बात सुनकर मालती जी बहुत खुश हो गईं और राम नरेश जी से कहने लगी, देखा जी, आपने हमारी दोनों बहुओं को हमारी कितनी चिंता है।
मुझे एक काम भी नहीं करने देती हैं और कितना सम्मान देती हैं, और क्या चाहिए हमें। तो राम नरेश जी बोले, भगवान, मेरे रिटायर होने के बाद भी अगर यह लोग तुम्हें इतनी इज्जत दें तब खुद को भाग्यशाली समझना। कुछ महीने ठहर जाओ, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। समय बीता, राम नरेश जी रिटायर हो गए तो उनके दोनों बेटों ने बड़े प्यार से राम नरेश जी के पास आकर कहा, पिताजी, गांव में कुछ नहीं रखा है, ना ही तो पूरे समय बिजली आती है और ना ही समय से पानी। शहर में एक बड़ा सा घर ले लेते हैं, वहीं सब मिलजुल कर रहेंगे। तो राम नरेश जी को भी बेटों का विचार सही लगा। सगे संबंधियों ने भी कहा कि आज के समय में ऐसे बेटे बहू कहाँ मिलते हैं, तो आपको अपने बेटों की मदद करनी चाहिए, बुढ़ापे में यही काम आएंगे। फिर क्या था, राम नरेश जी ने अपने सारे पैसे बेटों के कहने पर लगा दिए और शहर में बड़ा सा घर खरीद लिया और दोनों पति पत्नी बेटे बहू के साथ ही रहने लगे। एक दिन राधिका बोली, माँ जी, मेरे भाई की शादी है, अब क्या बताऊं, मेरे पास पहनने के लिए कोई जेवर नहीं है। घर खरीदने में जो थोड़े बहुत पैसों की कमी हुई उसे मैंने अपना जेवर बेचकर ही तो पूरा किया है। अब ऐसा सोना गला लेकर शादी में जाऊंगी तो आपकी ही बदनामी होगी। इससे अच्छा तो मैं शादी में ही ना जाऊं। तभी छोटी बहू दिशा ने भी आकर अपनी तकलीफ सास के सामने रख दी। तो मालती जी के पास जितने भी कीमती गहने थे उन्होंने उनको 2 हिस्सों में बांट दिए। जेवर पाते ही दोनों बहुओं ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। एक दिन जब मालती जी रसोई में रोटी बना रही थी तो राधिका आकर बोली, ओ माँ जी, आपसे कितनी बार कहा है कि आप रोटी में घी ज़्यादा मत लगाया करो। इस उम्र में इतना घी खाकर क्या करोगी, ज़्यादा घी खाओगी तो गैस बन जाएगी। तो मालती जी बोली, बहू, कोई बात नहीं, तुम्हारे बाबू जी से कहूँगी अगले महीने राशन के साथ 2 किलो घी भी ले आएंगे। मैं तो नहीं खाती हूँ, पर तुम्हारे बाबू जी को कमजोरी रहती है तो इसलिए रोटी में थोड़ा घी लगा देती हूँ। तभी उनका बेटा मनीष आकर बोला, माँ, तुम कहना क्या चाहती हो? एक तो घी खाती हो और ऊपर से झूठ भी बोलती हो। कल ही तो आपने पिता जी के लिए देसी घी का हलवा बनाया था। नहीं बेटा, वह तो पीहू जिद कर रही थी तो उसके लिए ही बनाया था। चुप हो जाइए माँ, नाम मेरी बेटी का लेती हो और खाती खुद हो। आप लोगों को साथ रखकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, इससे अच्छा वहीं सड़ने देते आपको। बेटे की बात सुनकर मालती जी की आंखें भर आईं। बेटा, मेरे कहने का वह मतलब नहीं था। छोड़ो माँ, पहले घर का माहौल खराब करती हो और बाद में आंसू बहाकर नाटक करती हो। दंदनाते हुए बेटे बहू वहाँ से बाहर निकल गए। अब यह रोज की बात हो गई थी। आए दिन दोनों बेटे बहू उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करने लगे। एक दिन रोते रोते मालती जी ने राम नरेश जी से कहा, सुनिए जी, आपको रिटायर हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं और हम अपने बेटे बहू के लिए बोझ बन गए हैं। अब आगे हमारा क्या होगा? तो राम नरेश जी बोले, भगवान, मुझे अपनी नहीं तुम्हारी ज़्यादा चिंता है। मैं तो घर से बाहर रहता हूँ, पर तुम पूरे दिन घर में रहती हो। न जाने तुम्हारे साथ दोनों बहू कैसा व्यवहार करती होंगी। इससे अच्छा तो हम गांव में ही रह लेते। वह दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पड़ोसी शिव कुमार जी वहां आ गए। तो मालती जी उठकर चाय नाश्ता बनाने चली गईं। गर्मी बहुत थी तो राम नरेश जी ने एसी चला लिया। तभी उनका छोटा
बेटा बोल पड़ा, क्या पापा आप पूरे दिन भर एसी चलाकर बैठे रहते हो और साथ में अपनी पलटन को भी बिठा लेते हो? कितना बिल भरना पड़ता है मैं ही जानता हूँ। एक पैसे की औकात नहीं है और बैठ गए एसी चलाकर हमारा खर्चा बढ़ाने के लिए। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। खर्चे के साथ इनका भी फैसला हो जाना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राम नरेश जी को अपने दोस्त के सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उनके दोस्त शिव कुमार जी चुपचाप वहाँ से उठकर चले गए। तभी उनकी बड़ी बहू राधिका आई और कहने लगी, देवर जी तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे सारा खर्चा तुम्हारा ही होता है। भूलो मत रात का खाना और सोना हमारी तरफ होता है। दूर खड़ी मालती जी राम नरेश जी को देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी छोटी बहू दिशा भी आ गई और दोनों बहुएं अपनी अपनी कहने लगी। तभी राम नरेश जी बोले, बेटा आखिर बात क्या हुई जो हम दोनों अब तुम लोगों को इतने चुभने लगे, जबकि तुम दोनों के कहने पर मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इस घर पर लगा दी। तुम लोग नौकरी कर रहे हो, फिर भी घर का मोटा मोटा खर्चा तो मेरी ही पेंशन से ही चल रहा है। फिर तुम लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? तभी उनका बेटा बोला, पिताजी आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे घर का सारा खर्चा आप ही चलाते हैं। मालूम भी है कि बाहर के खर्चे कितने हैं। मानता हूँ घर लेने में आपने मदद की, पर ज़्यादा पैसे तो भैया और उनके परिवार पर खर्च करते हो। मेरे बच्चों के लिए आपने क्या बचा कर रखा है? कुछ नहीं ना। इसलिए आज से मेरे पास तो आपके लिए कोई जगह नहीं है। पर बेटा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? राम नरेश जी ने कहा तो मनीष बोला, पिताजी आप तो चुप ही रहिए। अरे जब कमाते थे तब की बात अलग थी, पर अब तो आप दोनों का खर्चा हम पर भारी हो रहा है। तो राम नरेश जी बोले, बेटा अगर तुम भूल रहे हो तो याद दिला दूं, आज तक हर तीज त्योहार पर तुम लोगों के लिए कपड़े और उपहार हम देते आए हैं। यहाँ तक कि तुम दोनों के घर का किराया भी हम ही भरते आए थे। याद है या भूल गए? तो मनीष बोला, अच्छा अब आप हमसे हिसाब लेंगे? मैंने बोल दिया है कि अगर हमारी बात आपको इतनी ही बुरी लग रही है तो आप दोनों अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लीजिए। तभी मालती जी बोली, मनीष बेटा यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे पिता जी ने पैसे देते समय एक बार भी तुम्हें नहीं मना किया और अपनी सारी जमा पूंजी तुम लोगों के कहने पर इस घर में लगा दी, और अब तुम हमें कहीं और रहने के लिए कह रहे हो। क्या इस घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है? तभी दिशा बोली, देखो तो जरा इस उम्र में इन्हें अपना हिस्सा चाहिए। मम्मी जी जरा सी भी शर्म बची है या नहीं? अरे इस उम्र में बेटे बहू 2 वक्त का खाना दे देते तो वही बहुत है। और एक बात जान लीजिए, यह घर हम दोनों देवरानी जेठानी के नाम पर है, तो हिस्से की बात तो आप कहिए ही मत। तभी मनीष बोला, हाँ हाँ अभी तुम दोनों यह नौटंकी बंद करो और बताओ कि करना क्या है। तो दिशा बोली, अरे करना क्या है, घर के बीचों बीच दीवार उठा देते हैं। एक हिस्सा बड़ी भाभी का होगा और एक हिस्सा मेरा होगा। हाँ इन सास ससुर का भी बंटवारा कर दीजिए। दोनों बहुओं ने अपनी सुविधा अनुसार सास ससुर को भी बांट लिया कि पहले 2 महीने यह मेरी मदद करेंगी और बाद में बड़ी की मदद करेंगी। राम नरेश जी और मालती जी का अब उस घर में कोई अस्तित्व ही नहीं बचा था। बस दोनों बेटे बहू ने अपना अपना फैसला सुना दिया।
तभी मनीष बोला, सुन लिया माँ आपने, आप 2-2 महीने के लिए हम दोनों के घर पर रहेंगी। और हाँ, पिताजी को बार बार इधर उधर करने में दिक्कत होगी तो ऐसा करते हैं, बाहर जो एक छोटा सा कमरा है वह पिताजी को दे देते हैं, आप दोनों अपना सामान वहाँ रखिए। तभी छोटी बहू फटाक से बोल पड़ी, मम्मी जी को पहले 2 महीने मैं अपने घर ले जा रही हूँ। वो क्या है ना, मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं तो मुझे इनकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। इतना कहकर वह मालती जी का हाथ पकड़कर उन्हें खींचती हुई अपनी तरफ ले गई। तभी राधिका राम नरेश जी से बोली, पिताजी बेहतर होगा आप भी कुछ काम कीजिए, नहीं तो बैठे बैठे हाथ पैर में जंग लग जाएगी। बाहर आंगन में झाड़ू लगाना, बच्चों को स्कूल से लाना और बाजार जाकर सब्जी लाना, यह आपका काम होगा। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। अगले दिन मालती जी किचन में खाना बना रही थी कि तभी दिशा ने आकर कहा, ए बुढ़िया, मेरे मम्मी पापा के आने से पहले सारा काम हो जाना चाहिए और कपड़े भी धुल जाने चाहिए। बहू की बातें सुनकर मालती जी की आंखें भर आईं। अब मालती जी अपने ही घर में एक नौकरानी बनकर रह गई थी। बहू क्या कम थी जो उसके माता पिता भी अब उन्हें नौकरानी समझने लगे थे। राम नरेश जी अंदर बाहर का काम करके बरामदे में बैठ गए ताकि वह अपनी पत्नी मालती जी को देख सकें। तभी उन्होंने देखा कि बहू की माँ झूठे बर्तन मालती जी के सामने फेंकते हुए बोली, ए बुढ़िया, बर्तनों को अच्छे से साफ कर वरना अभी के अभी घर से निकलवा दूंगी। पर राम नरेश जी खून के घूंट पीकर रह गए। वह हर रोज़ अपनी पत्नी का अपमान होते देखते रहते। बर्दाश्त की तो हद हो गई थी। जब एक रात मालती जी बहू से बोली, बहू मुझे खाने को दे दो, तो दिशा ने अपनी माँ का बचा हुआ झूठा खाना मालती जी के सामने रख दिया। तो मालती जी ने कहा, लेकिन बहू यह खाना तो झूठा है। तो क्या हुआ, मम्मी को यह सब्जी अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने छोड़ दी। अब इसे फेंकने से तो अच्छा है कि आप ही इसे खा लीजिए वरना तेल मसाला बर्बाद हो जाएगा। वह इतना तेज़ बोल रही थी कि राम नरेश जी को उसकी सारी बातें सुनाई दे रही थी। मालती जी रोते हुए थाली लेकर के बैठ गई और राम नरेश जी की तरफ देखकर फूट फूट कर रोने लगी। तो राम नरेश जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। वह उठकर गए और बोले, मालती तुम झूठा खाना नहीं खाओगी। कहते हुए उन्होंने मालती के हाथ से थाली छीनकर दूर फेंक दी, जिसके कारण सब्जी का छींटा समधन जी के ऊपर जा लगा। वह गुस्से से आग बबूला हो गई। तभी उनकी बहू दिशा रसोई से निकली और बोली, पिताजी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बर्तनों को फेंकने की। उनको चिल्लाते देख मनीष भी बाहर आ गया और बोला, पिताजी यह क्या तमाशा लगा रखा है। यह मत भूलिए कि माँ का भरण पोषण हम करते हैं। क्या होगा अगर वह मम्मी जी का झूठा खाना खा लेंगी। तो बेटे की बात सुनकर राम नरेश जी ने एक जोर का तमाचा बेटे के गाल पर जड़ दिया और बोले, तुम अपनी माँ का भरण पोषण करोगे। अरे जिस औरत ने तुम्हारा भरण पोषण उस वक्त किया जब उसे मालूम भी नहीं था कि तुम दिखते कैसे हो, और आज तुम उसका भरण पोषण करोगे। तभी उनका बड़ा बेटा मनीष भी आ गया और बोला, पिताजी आपको क्या ज़रूरत है इन लोगों के मामले में पढ़ने की। तो राम नरेश जी ने एक तमाचा उसके गाल पर भी जड़ दिया और बोले, तुम लोग होते कौन हो हमें 2 हिस्सों में बांटने वाले। मैं नहीं मानता तुम लोगों के बंटवारों को। तुम जैसी
मतलबी बच्चे जो अपने माँ बाप के पैसों के लिए पहले उनसे अच्छे संबंध बनाते हों, फिर सारे पैसे लेकर उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकते हों। मालती जी का रो रो कर सांसें उखड़ने लगी तो राम नरेश जी ने उन्हें पानी पिलाया और बोले, मालती, यह हमारे बच्चे नहीं हैं, यह तो वह मतलबी इंसान हैं जो इतने दिनों तक हमारा खून पी रहे थे, पर इन लोगों ने तुम्हारे साथ जो भी किया है, ईश्वर इसका बदला जरूर लेगा और उन्हें इसी जीवन में इसका दंड मिलेगा। तुम चिंता मत करो, बस 15 दिनों के अंदर ही मैं कुछ न कुछ तो अपना जुगाड़ कर लूँगा। तब तक तुम यहाँ पर रहो, मैं कुछ दिनों में कुछ जुगाड़ कर कर वापस आता हूँ। बस कुछ दिन और हमें इनकी शक्ल देखनी पड़ेगी। इतना कहकर राम नरेश जी वहाँ से चले गए तो मालती जी भूखी प्यासी वहाँ से उठकर बाहर बरामदे में जाकर खटिया पर बैठ गईं। किसी ने उन्हें खाने के लिए नहीं पूछा। शाम को जब मालती जी काम करने के लिए नहीं उठी तो उनकी बहू दिशा दंदनाते हुए आई और बोली, बुढ़िया अभी तक सो रही है, खाना कौन बनाएगा? चल उठ, खाना बनाना है। तो मालती जी बोली, बहू मैंने सुबह भी खाना नहीं खाया था, इसलिए मेरी खाना बनाने की हिम्मत नहीं है। अरे हिम्मत नहीं है तो यहाँ क्यों पड़ी है? चल निकल यहाँ से, कहकर बहू अंदर चली गई, पर मालती जी वहीं बैठी रहीं। खाना खा पीकर जब बहू बाहर आई तो मालती जी वहीं चारपाई पर सो रही थी। तो बेटे बहू के कुछ दिन का भी इंतजार नहीं हुआ और उसी दिन धक्के देकर मालती जी को घर से बाहर निकाल दिया। आज उन्हें घर से निकले हुए पूरे 1 हफ्ते हो गए थे। उधर राम नरेश जी अपना और मालती जी के रहने का सारा इंतजाम करके ट्रेन से वापस आ रहे थे। स्टेशन पर उतरे ही थे कि उसी समय वहाँ पर बहुत भीड़ जमा हो गई। किसी वृद्ध औरत की ट्रेन के नीचे आकर मौत हो गई थी। बेचारी वृद्ध महिला का चेहरा बहुत जख्मी हो गया था। पता करने पर पता चला कि उनके बेटे बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया था, तो बेचारी ने आत्महत्या कर ली। यह सुनकर राम नरेश जी बहुत घबरा गए और जल्दी से बेटों के घर पहुँचे तो दरवाजे पर ताला लगा देखकर हैरान हो गए। किसी पड़ोसी से पूछा तो उसने बताया कि आपके दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कल रात ही कहीं घूमने के लिए निकल गए हैं, पर उन्होंने अपनी माँ को बहुत दिन पहले ही सड़क पर ही बेसहारा छोड़ दिया था। बेचारी बहुत रोई थी, बहुत गिड़गिड़ा रही थी, पर किसी ने उनके एक न सुनी। यह सुनते ही राम नरेश जी की आंखों से आंसू बहने लगे। अब कहाँ ढूंढूं अपनी मालती को? क्या कुछ दिन भी बच्चे अपनी माँ को इस घर में नहीं रख सकते थे? यही सोच सोचकर राम नरेश जी परेशान होते जा रहे थे। बहुत पता लगाने के बाद भी वह अपनी पत्नी मालती जी तक नहीं पहुंच पाए। उन्हें रह रहकर यही डर सताता था कि कहीं उनकी पत्नी ने आत्महत्या तो नहीं कर ली। स्टेशन वाली औरत कहीं मेरी पत्नी तो नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। वह मन ही मन बड़बड़ाए जा रही थी। 2-3 दिन तक राम नरेश जी ने आसपास की सभी जगह छान मारी, लेकिन मालती जी कहीं नहीं मिली। तो राम नरेश जी ने सोचा कि मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा। वह निराश होकर वृद्ध आश्रम की ओर चल पड़ी और वहाँ जाकर अपने हम उम्र लोगों के साथ अपने दिन बिताने लगी। तभी एक दिन राम नरेश जी ने देखा कि एक औरत कोने में बैठी हाथ में तस्वीर लिए रोए जा रही थी। किसी से पूछने पर बताया कि कुछ दिन पहले ही वह रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए
मिली थी। कोई भला इंसान इसे वृद्धा आश्रम में छोड़ गया। बेचारी दर्द से बहुत छटपटा रही थी। बस पूरे दिन रोती रहती हैं ना, ठीक से खाती हैं ना पीती हैं। इतना सुनते ही राम नरेश जी जल्दी से उस औरत के पास गए और वहाँ जाकर देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि वह औरत कोई और नहीं बल्कि मालती जी ही थी। अपने पति को सामने देखकर मालती जी फूट फूट कर रोने लगी। तो राम नरेश जी भी अपने आंसू नहीं रोक पाए और उन्हें गले से लगा लिया। तो पास खड़े व्यक्ति ने कहा, क्या यह आपकी पत्नी है? तो राम नरेश जी बोले, हाँ भाई, यह मेरी पत्नी है, पर यह वृद्ध आश्रम में कैसे आई? उस व्यक्ति ने पूछा। तो राम नरेश जी बोले, बदकिस्मती से आज यह यहाँ पर हैं, पर अब और नहीं। कहते हुए राम नरेश जी ने मालती जी को वहाँ खड़ा किया और बोले, मालती, तुम्हारे एक एक आंसू का मैं उनसे बदला जरूर लूँगा। अभी यह बाप अपने पर उतर आया है। उन्होंने हमारे सीधेपन का बहुत फ़ायदा उठाया। अब देखो मैं क्या करता हूँ। कहते हुए राम नरेश जी और मालती जी को लेकर पुलिस स्टेशन में गए और वहां जाकर बेटे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने भी सारा माजरा सुना और राम नरेश जी और मालती जी के साथ उनके बेटे बहू के घर पहुंच गए। वहां जाकर घर की बेल बजाई तो दोनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ बाहर निकलकर आए और राम नरेश जी और मालती जी को पुलिस के साथ देखकर चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बड़ा बेटा मनीष बोला, पिताजी यह क्या है? हमारे घर पर आप पुलिस क्यों लेकर आए हो? तभी पुलिस वाले ने मनीष के गाल पर एक तमाचा जड़ते हुए बोला, अरे शर्म नहीं आती? अपनी माँ को सड़क पर छोड़ते हुए आज तक तुम लोग उनकी पेंशन के सारे पैसे खाते रहे और अब उन्हें 2 रोटी के लिए भी तरसा दिया। अब तुम भी ऐसे ही भटकोगे। हर माता पिता को अपना भरण पोषण करने के लिए अपने बच्चों से अपना अधिकार मांगने का पूरा हक है। इसलिए आज से यह घर तुम्हारे माता पिता का है, क्योंकि इस घर को खरीदने में उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाई। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो तुम चारों बेटे बहू जेल की हवा खाओगे। यह सुनते ही चारों बेटे बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह गिड़गिड़ाते हुए राम नरेश जी के पैरों में गिर गए। चारों बेटे बहू उनसे माफ़ी मांगने लगे, लेकिन राम नरेश जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया, क्योंकि उन्हें अपने बेटे और बहू से बहुत शिकायत थी। क्योंकि जिन बेटों को पालने पोसने के लिए उन्होंने हर नामुमकिन कोशिश की, वही बेटे उन्हें बुढ़ापे में बोझ समझने लगे थे। यहाँ तक कि अपनी माँ को घर से धक्के मारकर निकाल दिया था। वह तो भगवान का शुक्र था कि उन्हें कुछ नहीं हुआ, वरना शायद आज मालती जी राम नरेश जी के पास न होती। पुलिस उन चारों को पकड़कर जेल ले गई और उन्हें सजा दिलवा दी। तो दोस्तों, राम नरेश जी ने बेटे बहुओं के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।